माय चैनल। तो आज हमने करना है CS401 असेंबली लैंग्वेज का लेक्चर नंबर 6 जो कि है मेमोरी। अच्छा, आज हमारा ना मिड टर्म का लास्ट लेक्चर है। हमारे जो CS401 है ना उसके अंदर टोटल 17 लेक्चर्स हैं, ठीक है, जिनमें से 6 ही आपके मिड टर्म में आने और बाकी के आपके फाइनल टर्म में आने, ठीक है। तो इसमें ना आपने 6 लेक्चर्स वैसे तो फॉल 2024 का जो हमारे पास था ना उसमें यही था कि 6 ही थे कोर्स के अंदर, आपने 6 ही मिड टर्म के पेपर का सिलेबस था, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि हर बार क्राइटेरिया चेंज होता है। जैसे पहले 45 लेक्चर्स होते हैं, उनमें से 22 मिड में आते थे और बाकी फाइनल में आते थे। अब क्या होता है कि अब 18 लेक्चर्स मिड में आते हैं और बाकी के फाइनल में आते हैं। तो हर बार क्राइटेरिया चेंज होता है। आपने सिंपल जो है वो जो आपकी कोर्स है ना, ठीक है, LMS पे जाएंगे आप कोर्स, उसमें आपका जो अनाउंसमेंट सेक्शन होगा उसमें आपको आपके मिड टर्म के 1 वीक बिफोर या 10 डेज बिफोर आपको जो है वो सिलेबस और पेपर पैटर्न बता दिया जाता है। तो आपने सिंपल वहाँ पे जाना है, आपको जो है वो बता दिया जाएगा कि कितना सिलेबस है, पेपर पैटर्न है, आपके कितने लेक्चर्स आने हैं। तो आपने सिंपल वहाँ पे जाके अपने जो जितने भी लेक्चर्स होंगे उस हिसाब से कर लेना है। अदरवाइज़ उम्मीद यही है कि 6 ही लेक्चर्स आपके आने हैं। इस हिसाब से मैं आपको 6 जो है वो लेक्चर्स कराऊंगी। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक मिड टर्म प्रिपरेशनल वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर मैं आप लोगों को सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूंगी। वैसे तो ये जितने भी मैंने आपको लेक्चर्स कराए हैं ना, ठीक है, ये बहुत ही शॉर्ट कराया है और मैंने साथ साथ बताई है कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है, कौन सी स्किप करें, किस तरह से पेपर की तैयारी करनी है, हर एक चीज़ मैंने आपको बता दी है। लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने पेपर से एक दिन पहले पढ़ना होता है, जस्ट फाइल्स करनी होती है और एक कोई भी वीडियो देख के जो है वो पेपर देना होता है। तो उनके लिए मैं ज़रूर एक वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूँगी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अब बेशक जो है वो मेरी वीडियोज़ पे आके वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जस्ट कर लीजिएगा तो आपका पेपर क्लियर हो। सही है जी। तो हम लोग अपना लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं जो कि आस्की कोड्स के बारे में। ये ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, इसमें मैं आपको ज़्यादा चीज़ें स्किप कराऊंगी नहीं, ठीक है, सारी जो है वो चीज़ें आप लोगों को क्लियर करा दूँ, ठीक है। अच्छा जी, द कंप्यूटर लिसन सीज एंड स्पीक्स इन नंबर्स। ये बात आपको पता होगी कि कंप्यूटर जो है वो लिसन सुनता, सीज देखता और स्पीक्स और बोलता भी है नंबर्स के अंदर। ये आपको पता है ना कि कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी ज़बान समझ आती है 0 1 की, इसके अलावा उसको कोई और लैंग्वेज समझ में नहीं आती। हम जो चीज़ें एंटर भी करते हैं ना कंप्यूटर के अंदर, वो उसको पहले कन्वर्ट करता है 0 1 की लैंग्वेज में और फिर जो है जब उसको समझ आती है तो वो उसका आउटपुट जो है वो 0 1 की ज़बान में ही देते हैं। लेकिन हमारे देखने से पहले उसको 0 1 को वो हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बात तो आप लोगों को पता होगी क्योंकि आप CS के स्टूडेंट्स हैं, सही है। अच्छा जी, इवन अ करेक्टर इज अ नंबर इन साइड द कंप्यूटर। इवन के एक जो करेक्टर होता है ना, फॉर एग्जांपल A इज अ करेक्टर, तो वो भी कंप्यूटर के अंदर जो है बाइनरी फॉर्म में होगा या नंबर की फॉर्म में होगा, ठीक है, या 0 की फॉर्म में या 1 की फॉर्म में होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने एक एग्जाम्पल भी बता दिया ज़्यादा चीज़ को क्लियर करने के लिए। द की बोर्ड इज लेबल विद द करेक्टर्स हाउएवर व्हेन वी प्रेस ए। जब हम लोग ए को प्रेस करते हैं, अ स्पेसिफिक नंबर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कीबोर्ड टू द कंप्यूटर। तो ये एक स्पेसिफिक नंबर है जो ट्रांसफर होता है हमारे कीबोर्ड से कंप्यूटर तक, ठीक है। अवर प्रोग्राम इंटरप्ट्स दैट नंबर, और हमारा जो प्रोग्राम है वो उस नंबर को इंटरप्ट करता है, ठीक है, एज करेक्टर ए के तौर पर। व्हेन द सेम नंबर्स कम्स ऑन द डिस्प्ले, और जो सेम नंबर जो हम लोगों ने एंटर किया होता है वही हमारी स्क्रीन पे हम लोगों को शो हो रहा होता है। द वीडियो ग्राफिक्स अडाप्टर VGA जिसे हम लोग कहते हैं, जो हमारे कंप्यूटर के अंदर होता है, वो शो करता है ए की शेप को, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर ए की शेप को वो क्या करता है, शो करता है। इवन द शेप इज स्टोर्ड इन द, हालांकि जो शेप भी स्टोर हो रही है ना कंप्यूटर के अंदर, वो शेप भी बाइनरी नंबर्स के अंदर शो होती है। व्हेन वन बिट रिप्रेजेंटिंग अ पिक्सल ऑन द स्क्रीन, जिसमें हमारे पास एक बिट जो है वो पिक्सल के तौर पर स्क्रीन के ऊपर रिप्रेजेंट होती है, दैट इज टर्न ऑन, ठीक है, जिसे टर्न ऑन कर दिया जाता है। एंड अ 0 बिट रिप्रेजेंटिंग अ पिक्सल दैट इज नॉट ग्लोइंग, और जो हमारे पास 0 बिट होती है ना वो भी रिप्रेजेंट करती है पिक्सल को, ठीक हो गया। दिस एग्जाम्पल इज कंसिडरिंग अ वाइट ऑन द ब्लैक डिस्प्ले एंड नो कलर्स। अच्छा, ये पूरी जो एग्जाम्पल थी ना, इसमें आप लोगों को वही चीज़ है कि बस जो चीज़ आपको ऑलरेडी भी पता है ना वही चीज़ आप लोगों को बता रहे हैं। मजीद आपको जो है वो आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करने के लिए जो है VGA का इन्होंने बीच में इंट्रोडक्शन करा दिया। अदरवाइज आप लोगों को ये बात पता है कि कंप्यूटर के अंदर हमारे पास बाइनरी फॉर्म में हर एक चीज़ जो है वो रिप्रेजेंट होती है। हर एक चीज़ जो कंप्यूटर को समझ आती है वो 0 1 की फॉर्म में ही समझ आती है, इसके अलावा उसे कोई लैंग्वेज समझ नहीं आती।
लेकिन हम लोगों को जो चीज़ शो हो रही होती है वो पहले उन्होंने कन्वर्ट की होती है, कंप्यूटर के अंदर कन्वर्ट होती है, फिर हमें शो होती है। ठीक है, यहाँ पे जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी वो उन्होंने आपको बता दिया, VGA स्टैंड्स फॉर वीडियो ग्राफिक अडाप्टर। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट ने बोला है कि द इंटरप्रिटेशन ऑफ ए इज परफॉर्म्ड बाय द VGA कार्ड। बाकी यहाँ पे ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है जो आपने कर लेनी है, मे बी आपके पास MCQs में आ सकती है कि जो इंटरप्रिटेशन होती है ए की वो परफॉर्म के कौन से कार्ड से परफॉर्म की जाती है, तो आपने बताना है VGA कार्ड से, यानी वीडियो ग्राफिक अडाप्टर के कार्ड से। while the monitor or the CRT cathode ray tube only glows the pixels on and turns them off, the keyboard has a key labeled and A, and pressing it the screen shows A, but all that happened inside within numbers। तो ये सब कुछ इसमें ना सिर्फ आपको जो है वो इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है, कि किस तरह से कंप्यूटर सारी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बस एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, आपने जो चीज़ करनी है ना वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती हूँ, जो इम्पोर्टेंट आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ पिछले लेक्चर्स में भी, कि जितनी थ्योरी लिखी हुई है ना ये जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए लिखी हुई है। ठीक है, आपको ताकि एक एक चीज़ जो है वो डिटेल में बताई जाए। ठीक है, इसके पीछे ये वो नहीं होता कि आपने जो है वो हर चीज़ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हर चीज़ पेपर के लिहाज से ही इम्पोर्टेंट नहीं होती है, आपको जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए वो चीज़ बताई जा रही होती है। ठीक है, तो वैसे मैंने इसीलिए मैं आप लोगों को ना एक्स्ट्रा थ्योरी नहीं करा रही होती, ताकि जो है वो चीज़ लेंथी हो रही होती है और जो है ना आप भी जो है वो बोर हो जाते हो, और फिर इसलिए मैं आप लोगों को सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें ही करवा रही होती हूँ। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से हमारा इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ से शुरू हो रही है कि हमारे पास जो आस्की होता है ना, ठीक है, आस्की स्टैंड्स फॉर, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है कि आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, मे बी MCQ से कहा जाए कि आस्की स्टैंड्स फॉर, नीचे ऑप्शंस होंगे, और फिर आपने सही से ऑप्शंस को भी देखना होता है। कहीं पे जो है वो सारा बिल्कुल एक जैसा लिखा हुआ होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज की जगह कुछ और लिखा हुआ होगा, इनर लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो आपने सही से देखना होता है कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यहाँ पे सही एग्जैक्ट ये वर्डिंग लिखी हुई होगी ना, उसको आपने क्लिक कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि द ASCII टेबल लिस्ट ऑल डिफाइंड कैरेक्टर्स एंड सैम्पल्स एंड देयर स्टैंडर्डाइज्ड नंबर्स। तो ASCII टेबल की एक लिस्ट होती है जिसके अंदर हमारे पास सारे के सारे कैरेक्टर्स और सैम्पल्स और उनके स्टैंडर्डाइज्ड नंबर्स हमें बताए जाते हैं। वो टेबल जो है वो आपको यहाँ पे गिवन ही है कोर्स के अंदर, तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बस वहाँ यहाँ पे ना आपके पास जिक्र आया है उसका। ठीक है, ऑल ASCII बेस्ड कंप्यूटर्स यूज द सेम कोड, और जितने भी ASCII बेस्ड कंप्यूटर्स होते हैं वो सेम ही कोड को क्या करते हैं, यूज करते हैं। देयर आर फ्यू अदर स्टैंडर्ड्स लाइक, अब यहाँ पे ना और स्टैंडर्ड्स भी हैं, एक ASCII स्टैंडर्ड है, ASCII के अलावा और भी बहुत से स्टैंडर्ड्स हैं, ABCD, IC एंड ग्रे कोड्स, बट लेकिन ASCII has become the most prevalent standard and is used for internet communication as well। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ आपको अब पता चल गई है कि ASCII जो है ना वो सबसे ज़्यादा प्रिवेलेंट स्टैंडर्ड है, और इसको इंटरनेट की कम्युनिकेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अच्छा, नीचे जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई है वो क्या आ गई है कि स्टैंडर्ड ASCII जो होती है ना, स्टैंडर्ड ASCII की बात हो रही है, उसके अंदर 128 कैरेक्टर्स होते हैं नंबर्स के साथ, जो कि नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से लेकर 127 तक। When IBM PC was introduced, लेकिन IBM PC ने एक चीज़ इंट्रोड्यूस्ड कराई थी, दे एक्सटेंड, अब उन्होंने क्या किया, ये जो स्टैंडर्ड ASCII है ना इसको एक्सटेंड कर दिया और डिफाइन किया 128 मोर कैरेक्टर्स को, यानी कि 128 कैरेक्टर स्टैंडर्ड के अंदर थे, जब उन्होंने एक्सटेंड किया तो 128 मोर किए, जिससे क्या हो गया कि जो टोटल नंबर ऑफ सैम्पल्स हो गए 120 फ्रॉम 128 से लेकर वो 256 नंबर हो गए, यानी कि 0 to 255 हो गए, फिटिंग इन जो कि 8 बिट बाइट के अंदर फिट होते हैं। अब ये जो पूरा ये जो टॉपिक है ना ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपने लाजमी करना है, ये आपके पास जो है ना शॉर्ट में ज़रूर या MCQs में आपसे ज़रूर पूछेंगे कि उसके अंदर स्टैंडर्ड ASCII के अंदर कितने करेक्टर्स हैं, वो आपने बता देने हैं 128, जो कि 0 से 127 है। ठीक है, फिर वो बोलेंगे कि स्टैंडर्ड को जब हम लोगों ने एक्सटेंड किया था तो उसमें कितने आ गए थे, तो उसमें थे 256, जो कि 0 से 255 तक है, और ये कितने बिट बाइट के अंदर है, तो 8 बिट बाइट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई। नीचे आ गया द एक्सटेंडेड ASCII कोड इज जस्ट अ डी फैक्टो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड
तो इन्होंने ये यहाँ पे क्या बोलता है कि ये क्या है, डिफेक्टो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है जो कि डिफाइन किया गया है एक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि स्टैंडर्ड आस्की हो गया। यहाँ पे बता रहे हैं प्रिंटर्स, डिस्प्लेज एंड ऑल अदर पेरिफेरल रिलेटेड टू द IBM PC अंडरस्टैंड द आस्की कोड, यानी जितनी भी पेरिफेरल रिलेटेड यानी IBM से रिलेटेड जितने भी पीसीज है ना वो आस्की कोड को अंडरस्टैंड करते हैं। ये जी यहाँ पे एक लास्ट जो है वो आस्की से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ गई है, मे बी MCQs के लिहाज से ये शॉर्ट में आपसे जो है ये पूछी जा सकती है। द इम्पोर्टेंट थिंग टू ऑब्जर्व इन द आस्की टेबल, यानी आस्की टेबल के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना जिसे आपने ऑब्जर्व करना है वो क्या है कि जो अपर केस अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो 41 से लेकर 5A तक, जबकि लोअर केस अल्फ़ाबेट 61 से लेकर 7A तक, और जो नंबर्स होते हैं वो 30 से लेकर 39 तक होते हैं। This helps in a certain operations with the ASCII, for example, converting the case of characters by adding or subtracting 0x20 from it. It also helps in converting a digit into its ASCII representation by adding 0x30 to it. इसमें जस्ट आपने यही चीज़ देख लेनी है कि अपर केस जो है उसके अंदर क्या आता है, लोअर केस के अंदर क्या आता है, और नंबर्स के अंदर क्या आता है। दैट इज अबाउट इट। ओके, डिस्प्ले मेमोरी फॉर्मेशन। तो इसमें क्या आ गया है कि दिस रिस्पॉन्स मस्ट बी डिफाइंड एज द मेमोरी इज अ सिंगल डायमेंशनल स्पेस। अच्छा, यहाँ पे ये हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs है, लाजमी लाजमी आएगा ही आएगा, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, जिसमें ये आपसे क्या पूछ रहे हैं कि हमारे पास जो टेबल होता है ना, ठीक है, यानी जो मेमोरी होता है वो सिंगल डायमेंशनल स्पेस होती है। मेमोरी क्या होती है, सिंगल डायमेंशनल स्पेस होती है, जबकि स्क्रीन, वाइल द स्क्रीन इज टू डायमेंशनल। स्क्रीन क्या है, टू डायमेंशनल है, हैविंग उसके अंदर कितने रोज है, 80 रोज है और 25 कॉलम्स है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है, लाजमी आपका जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, मिड टर्म के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, फाइनल टर्म के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, और प्रैक्टिकल के पेपर में, इन तीनों में से किसी एक पेपर में तो लाजमी आपसे MCQs पूछा जाएगा कि कितने रोज और कितने कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि 80 रोज और 25 कॉलम्स जो है वो किसके अंदर होते हैं, जो स्क्रीन होती है वो टू डायमेंशनल होती है और उसके अंदर इतने रोज और इतने कॉलम्स। ठीक हो गया। अच्छा, द मेमोरी इज linearly mapped on this two dimensional space just like a two dimensional is mapped in the linear memory. There is one word per character in which the byte is needed. Okay, नीचे आ जाएंगे, हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मे बी आपसे जो है ना ये पॉइंट्स में है, तो मे बी शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है ना वो भी 3 पॉइंट्स में आपने बताना होता है, 3 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन होता है, तो उसमें ये आप जो है वो आपसे 3 पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। वन स्क्रीन लोकेशन करस्पॉन्ड टू अ वर्ड इन द वीडियो मेमोरी, यानी एक जो स्क्रीन की लोकेशन होती है वो करस्पॉन्ड करती है टू अ वर्ड इन द वीडियो मेमोरी। वर्ड आपको पता है, मैंने पिछले जो लेक्चर्स है उसमें आपको बताया था कि वर्ड जो है वो 16 बिट्स के इक्वल होता है। द वीडियो कंट्रोलर मेमोरी इज एक्सेसिबल टू द प्रोसेसर लाइक इट्स ऑन मेमोरी, और जो वीडियो कंट्रोलर मेमोरी होता है ना वो प्रोसेसर को इतना एक्सेसिबल होता है जैसे उसकी अपनी मेमोरी। सही हो गया। ASCII code of the character placed at a cell in the VGA memory will cause the corresponding ASCII shape to be displayed on the corresponding screen location. इसी तरह ASCII कोड जो है उसका जो करेक्टर होता है उसको प्लेस किया जाता है सेल पे, ठीक है, VGA मेमोरी के अंदर, ठीक है, जो कि वजह बनती है करस्पॉन्डिंग ASCII शेप की, ताकि डिस्प्ले किया जा सके स्क्रीन की लोकेशन को। ठीक है, अगला आ गया डिस्प्ले मेमोरी बेस एड्रेस। इसके अंदर क्या आ रहा है, अच्छा, यहाँ से आपने करना है बायोस वेंडर्स हैड द प्रॉब्लम ऑफ डीलिंग विद द वेरियस कार्ड वेंडर्स। अब जो बायोस था ना उसको किस चीज़ के अंदर प्रॉब्लम आ रही थी, जो वेरियस जो कार्ड वेंडर्स थे ना उनको डील करने में उसको प्रॉब्लम आ रही थी। तो IBM PC टेक्स्ट मोड कलर डिस्प्ले इज नाउ फिक्स सो दैट द मेमोरी सॉफ्टवेयर कैन वर्क यूनिफॉर्मली। तो IBM PC ने क्या कर दिया, टेक्स्ट मोड कलर जो है उसको डिस्प्ले कर दिया, जिसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम थी ना सॉफ्टवेयर की वो बिल्कुल जो है वो फिक्स हो गई है और अच्छे तरीके से यूनिफॉर्मली एक जैसे तरीके से काम कर रही है। इट वाज फिक्स्ड एट द फिजिकल मेमोरी लोकेशन ऑफ B8000, यानी कि जो इसको फिक्स कहाँ पे किया गया था, जो फिजिकल मेमोरी लोकेशन थी जो कि B8000 थी उस पे इसको फिक्स किया गया था। ठीक है, अगला आ गया एट्रीब्यूट बाइट। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है कि इसके अंदर हमारे पास ना कितने नंबर्स होते हैं, 0 से लेकर 7 तक, और 0 से लेकर 7, 0 जो है वो ब्लू कंपोनेंट ऑफ द फोरग्राउंड कलर को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, इसके अंदर कलर सिर्फ यही है, रेड ग्रीन ब्लू।
ठीक है, लेकिन आपने याद रखना है कि किसके साथ फोरग्राउंड लिखा हुआ है और किसके साथ बैकग्राउंड। अब ऊपर जो आ रहा है ना 7, इसका आ गया कि ब्लिंकिंग ऑफ फोरग्राउंड कैरेक्टर। अब ऊपर एक बार फोरग्राउंड आ गया, नीचे आप देखिए रेड ग्रीन और ब्लू के साथ बैकग्राउंड का वर्ड यूज हो रहा है। फिर थर्ड पे आके फिर चेंज हुआ है इंटेंसिटी कंपोनेंट, फोरग्राउंड, फिर फोरग्राउंड आया है और फिर नीचे जितने भी हैं वो सारे रेड ग्रीन ब्लू के साथ फोरग्राउंड ही लिखे हुए हैं। तो आपने सिर्फ याद ये चीज़ रखनी है कि सिर्फ 6, 5 और 4 के साथ आपके पास वर्ड आ रहा है बैकग्राउंड का, बाकी सारे नंबर्स के साथ फोरग्राउंड आ रहा है। तो इस तरह आपको याद करने में इजी हो जाएगा। अच्छा, ये डिस्प्ले एग्जांपल इससे रिलेटेड नीचे ये 6.1 एक एग्जांपल है जो कि बहुत ही छोटी है, क्लियर द स्क्रीन। तो इस तरह की जो बहुत छोटी छोटी एग्जांपल्स होती हैं उनका पेपर में आने का चांस ज़्यादा होता है, बजाय इसके कुछ जितनी लेंथी एग्जांपल्स होती हैं वो कभी भी पेपर में नहीं आती। अगर आए भी तो फाइनल टर्म में आएंगी या आपकी प्रैक्टिकल के पेपर में आएंगी, मिड टर्म में कभी भी इतनी बड़ी एग्जांपल्स नहीं आती, सिंपल छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस आपसे पूछी जाती हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ एक और बता देती हूँ प्रैक्टिकल के पेपर के लिहाज से, जो आपके लिए नहायत ही इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि ये वाली इंस्ट्रक्शन कि प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए ना हम कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं, तो वो है मूव ए एक्स कामा 0x4c100 इंट 0x21। हर प्रोग्राम को जो आपने टर्मिनेट करना है ना वो इसी इंस्ट्रक्शन से टर्मिनेट करना है। जैसे सी प्लस प्लस में हम लोग जो है वो कोई भी जो हमारा प्रोग्राम था उसको हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट हैश, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट हैश से हम लोग जो है वो स्टार्ट करते थे। इंट मेन मतलब लाजमी लाजमी जो चीज़ें होती ही होती थी सेम वर्डिंग के अंदर, वो सी प्लस प्लस के अंदर जैसे होती, वैसे ही आपने असेंबली लैंग्वेज के हर प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए ये इंस्ट्रक्शन एंड पे लाजमी लिखनी होती है। अगर आपको कोई प्रोग्राम पेपर में आ जाता है और आपको बिल्कुल भी नहीं ना आता, तो आपने सिंपल ले लेना है, आप ऊपर लिख लेंगे मूव ए एक्स कामा बी एक्स ले लें, फिर मूव ए एक्स कामा, फिर उनको ऐड करा कुछ करा के नीचे ये इंस्ट्रक्शन लिख दें। दूसरी बात, जो प्रैक्टिकल का पेपर है उसमें आपसे ये इंस्ट्रक्शंस पूछी जाएंगी, आपसे ये पूरा प्रोग्राम नहीं पूछा जाएगा, आपसे एक इंस्ट्रक्शन पूछी जाएगी। किस तरह पूछी जाएंगी, जैसे अब ये इंस्ट्रक्शन है कि प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए हम लोग कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो आपने ये बता देनी है। फिर आपने जो है जैसे ये लिखा हुआ है कि क्लियर द नेक्स्ट करेक्टर ऑन द स्क्रीन, यानी कि नेक्स्ट करेक्टर को स्क्रीन से जो है वो क्लियर करने के लिए हम कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं। मूव की इंस्ट्रक्शन क्या है वो इंशाल्लाह इसके बाद जो 7th लेक्चर आएगा ना, जहाँ से हमारा फाइनल टर्म शुरू हो रहा है, वहाँ पे मैं आप लोगों को इंस्ट्रक्शन ज़रूर करवाऊंगी और वो 7th लेक्चर ही आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे फाइनल टर्म के लिहाज से। इंशाल्लाह हम लोग वो भी करेंगे। तब तक के लिए मैंने आप लोगों को ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट बतानी थी जो आपके प्रैक्टिकल के पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इन्होंने हेलो वर्ड को असेंबली लैंग्वेज में लिखना सिखाया हुआ है। ये पूरी एग्जाम्पल ये बहुत ज़्यादा लेंथी है, आप स्किप करें, बिल्कुल भी नहीं करनी। ठीक है, अगला आ गया जी नंबर प्रिंटिंग, यानी आप नंबर्स को किस तरह से प्रिंट करते हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर। फॉर एग्जांपल, अ 10 इज स्टोर्ड एज अ 10 and not as the ASCII code of 1 followed by the ASCII code of 0। ये कह रहे हैं मिसाल ले लें कि 10 को आप लोग स्टोर करते हैं 10 के तौर पर ही, ठीक है, और ASCII कोड के तौर पर रिप्रेजेंट नहीं करते ऑफ 1 के तौर पर, जिसको ASCII कोड के अंदर 0 के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। इन दिस इसके अंदर क्या होगा कि 10 को स्टोर किया जाएगा स्क्रीन लोकेशन पे और जो आउटपुट होगी वो मीनिंगलेस होगी, एज द करेक्टर एसोसिएट टू द ASCII कोड 10 विल बी शोन ऑन द स्क्रीन। और इसी तरह वो करेक्टर्स जो कि ASCII कोड 10 से जो कि हमारे पास एसोसिएट करते हैं वो ही स्क्रीन पे रिप्रेजेंट होंगे। ये वही चीज़ है जो मैं आपको ASCII कोड से रिलेटेड ऊपर बता चुकी हूँ कि आप जो भी वर्ड लिखते हो कंप्यूटर के अंदर पहले उसको कन्वर्ट किया जाता है 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करके, फिर जो उससे रिलेटेड चीज़ होती है वो आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होती है, तो वही चीज़ लिखी है। अच्छा, अब जो नंबर प्रिंटिंग एल्गोरिदम है ये आपसे लॉन्ग में पूछा जा सकता है कि बताएं कि हम लोगों के पास जो नंबर्स को प्रिंट करने का एल्गोरिदम होता है ना, ठीक है, वो क्या होता है। तो उसमें आपने ये जो है वो स्टेप्स जो यहाँ पे लिखे हुए हैं 6, ये आपने लिख देना है। सबसे पहले आपने नंबर को बेस 10 से डिवाइड कराना है, अगर वो डेसिमल का केस है तो 10 से डिवाइड कराएंगे, रिमाइंडर जो होगा वो उसका राइट मोस्ट डिजिट होगा और फिर उस डिजिट को आपने ASCII रिप्रेजेंटेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। ये जो ब्रैकेट में चीज़ें लिखी हुई हैं इनको आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है, ये मज़ीद उसी इंफॉर्मेशन को जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए। फिर इस डिजिट को आपने स्टैक के अंदर सेव करना है। फिर जो कोशेंट अगर नॉन ज़ीरो है तो आपने पूरे प्रोसेस को जो है वो रिपीट करना है, अदरवाइज स्टॉप कर देना है। पॉप डिजिट 1 बाय 1 एंड प्रिंट ऑन द स्क्रीन लेफ्ट टू राइट। अब आपने क्या करना है, पॉप का मतलब होता है कि आपने एक एक डिजिट को निकालते जाना है, ठीक है, और उसको लेफ्ट टू राइट स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है, यानी ये लेफ्ट यहाँ से लेकर राइट तक जैसे आपने डिस्प्ले करने जाना। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और चीज़ आ गई है डिव इंस्ट्रक्शन, जो इस लेक्चर के अंदर इंपॉर्टेंट है, और नीचे आएगी मल्टीप्लाई की। 08 प्रोसेसर के अंदर हमारे पास अवेलेबल होती है
देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ द डिव इंस्ट्रक्शन। पहली बात, दो फॉर्म्स है डिव इंस्ट्रक्शन की। डिव मतलब डिवाइड इंस्ट्रक्शन की, ठीक है। द फर्स्ट फॉर्म डिवाइड्स, पहली फॉर्म क्या करती है, डिवाइड करती है 32 बिट नंबर को इन डी एक्स रेशो ए एक्स बाई इट्स 16 बिट ऑपरेंड एंड स्टोर्स द 16 बिट क्वोशंट इन ए एक्स एंड 16 बिट रिमाइंडर इन डी एक्स। अब ये पूरी जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना डिव इंस्ट्रक्शन के फर्स्ट फॉर्म डिवाइड करती है, एज इट इज़ आपने याद कर लेनी है और पेपर में अगर पूछी जाए तो एज इट इज़ बात लिख लेनी है कि पहली बात है उसकी दो फॉर्म्स है, फर्स्ट फॉर्म क्या करती है और सेकंड फॉर्म क्या करती है। अच्छा, अब सेकंड फॉर्म डिवाइड्स द 16 बिट नंबर इन द ए एक्स बाइट 8 bit operand and stores the 8 bit quotient in the AL and 8 bit remainder in the AH। यहाँ पे बात याद रखने वाली की है कि जब हम लोग 32 बिट नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो DX से X में करेंगे, लेकिन अगर हम 16 बिट नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो AX से H के, दैट इज अबाउट इट। ठीक है, पूरी इस लाइन को आपने एज इट इज़ याद कर लेना। बाकी ये जितनी भी थ्योरी लिखी हुई है इसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आप लोगों को आना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे इन्होंने मजीद थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिखी कि डिव को क्या कहता है, डिवाइड जो परफॉर्म करता है अनसाइंड डिवीजन ऑफ एक्यूमुलेटर को, ठीक है, बाय द सोर्स ऑपरेंड। ठीक है, यहाँ तक ये इसकी मजीद जो है वो डेफिनेशन आ गई। फिर देखें अगेन जो है वो नंबर प्रिंटिंग की एक और एग्जांपल आ गई है। अब वो थी नंबर प्रिंटिंग, अब यहाँ पे आ गया नंबर प्रिंटिंग एल्गोरिदम। इसको आप ना करें क्योंकि ये लेंथी है बहुत ज़्यादा, इसको करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ईजी अगर करना चाहे तो कर भी सकते। अच्छा, स्क्रीन लोकेशन कैलकुलेशन में हमारे पास आ गया मल्टीप्लाई की इंस्ट्रक्शन। अब मल्टीप्लाई का इंस्ट्रक्शन देखिए, अब बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा लेंथी भी नहीं है, इसकी एक एक चीज़ आपने कर लेनी है। पेपर में इससे रिलेटेड आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, तो ताकि आपने ये 3-4 लाइनें की हुई हो तो आप लोगों को पता हो। MUL कहते हैं मल्टीप्लाई परफॉर्म्स, ये भी अनसाइंड मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करता है ऑफ सोर्स ऑपरेंड एंड एक्यूमुलेटर। ऊपर आपने डिवाइड इंस्ट्रक्शन में यही चीज़ पढ़ी थी ना कि डिवाइड इंस्ट्रक्शन क्या करता है, ये भी ये देखें, डिवाइड जो है वो अनसाइंड डिवीजन ऑफ एक्यूमुलेटर। अब ये जो डिवाइड इंस्ट्रक्शन है ये अनसाइंड डिवीजन को परफॉर्म करती है एक्यूमुलेटर के बाय द सोर्स ऑपरेंड, जबकि जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की इंस्ट्रक्शन है ये क्या करती है, अनसाइंड मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करती है। कितना जो है वो इजी सी इसकी आपको एक डेफिनेशन मिल गई है, ठीक है। इफ द सोर्स ऑपरेंड, अगर तो सोर्स ऑपरेंड वाइड है तो फिर उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा रजिस्टर AL के अंदर, अगर डबल लेंथ है तो AH और AL के अंदर, ठीक है। इफ द सोर्स ऑपरेंड, और अगर तो सोर्स ऑपरेंड वर्ड है तो उसको रजिस्टर AX के अंदर, और डबल लेंथ रिजल्ट आपको जो है वो रजिस्टर्स DX और AX के अंदर। बस इतनी सी चीज़ थी। ये चौथी जो एग्जांपल है ये आपने नहीं करनी, बहुत लेंथी है, नीचे एक्सरसाइजेस में भी सारे प्रोग्राम्स है, ये भी आपने नहीं करने। तो यहाँ पे जो हमारा मिड टर्म का लेक्चर्स थे ना 6, वो कंप्लीट हो गया। आपने अच्छे से ये सारे लेक्चर्स लेने हैं, ठीक है, और बहुत अच्छे से जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं, अगर आप वो लोग वो चीज़ें अगर आप अच्छे से कर लेते हो ना तो गारंटीड है कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मैंने 1 से 6 लेक्चर्स तक यही बात बोली है कि ये जो एग्जांपल्स है ना बीच में पेपर के अंदर ये जो आ रही हैं, इनको आपको करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि ये बिल्कुल आएँगी नहीं, मैं गारंटी देती हूँ नहीं आएँगी, ऐसा नहीं है। पेपर में आ सकती हैं, लेकिन आप उनको चॉइस पे छोड़ सकते हो। अगर आप सारी की सारी थ्योरी कर लेते हो ना, तो आपको ये वाली जो एग्ज़ाम्पल्स हैं, इनको करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को ये बात बता दूँ, सही है? आप इनको जो है वो इस तरह से छोड़ सकते हैं कि बाकी जितनी भी चीज़ें मैंने आप लोगों को हाइलाइट कराई हैं, वो एक-एक चीज़ आप लोग तैयार करेंगे, तो फिर इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होगा। तो बेस्ट ऑफ लक आपके मिड टर्म के लिए, और अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।